हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप डेट कि आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब पेपर का बहुत कम समय बचा और इतने कम समय में अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक से दिमाग में फांस लो। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ जो है न्यूमेरिकल भी करें और थोड़े बहुत अदर क्वेश्चन भी पढ़ लें। चलो देखते हैं फिर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁸ याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ के लेके जाना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है गॉस की प्रमेय। क्या है? गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय पढ़ लेनी है आपको, गॉस की प्रमेय तथा उत्पत्ति। ठीक है, गॉस की प्रमेय तथा, तो गॉस की प्रमेय लिखिए, तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। इनके साथ साथ में इन सबके न्यूमेरिकल भी आपको हल कर लेने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं, साथ साथ में इसके यानी कि गॉस की प्रमेय के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी आपको हल करने हैं इसके साथ साथ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 है गॉस की प्रमेय का उपयोग करके, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। इस साल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बोला जाता है तार वाला डेरिवेशन। ठीक है, इस साल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ के जाना है इसको। ठीक है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो पहले चैप्टर के ये हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन। कौन कौन से हैं आपके पास? कितने? 4 क्वेश्चन हो गए आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका सेकंड चैप्टर जो है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है उसका, और क्वेश्चन नंबर 5 है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये देखो, एक ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला और एक आपका ये वैद्युत विभव, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सेम डेरिवेशन होते हैं दोनों के, और दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है हर साल। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ भी पढ़ लेना आपको, इससे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन निकाल लेता है ये। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या है,
समव्य पृष्ठ क्या है, ठीक है। एक या दो नंबर का क्वेश्चन पता कर लेता है इससे भी, पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ लेना समव्य पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। क्या दो समव्य पृष्ठ एक दूसरे को आपस में काट लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो समव्य पृष्ठ के लंबवत होती हैं, क्यों, ऐसे कैसे सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं समव्य पृष्ठ के। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। अगर ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आता है, अगर ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो इसका हर साल एक ना एक सवाल पूछा जाता, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल भी जो है आपको कर लेना, अगर ये थ्योरिकल ना पूछा गया तो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल, ठीक है, क्या करना है हमें इसका न्यूमेरिकल भी कर लेना है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर भी 8 इसी का ही है, सेम टू सेम है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। जबकि प्लेटों के बीच, जबकि प्लेटों के बीच, ठीक है, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा आपके पास 8, ठीक है। तो यहां तक जो है स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं आगे। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, विद्युत धारा, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, कीजिए, ठीक है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुगमन वेग के आधार पर, 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 ठीक है, ओम के नियम की, ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। और एक चीज और है, अनुगमन जो वेग है ना, ये वाला अनुगमन वेग, इसकी आपको परिभाषा भी याद कर लेनी है, एक नंबर में परिभाषा भी पूछ लेता है, किसकी, इस अनुगमन वेग की। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 या 5 नंबर पूछा जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ठीक है। और 11 क्वेश्चन है हमारे पास, किरचॉफ, किरचॉफ के नियम लिखिए, ठीक है, किरचॉफ के नियम लिखिए। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, ठीक है, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक तो संधि का नियम और दूसरा होता है बंद पाश का नियम। दोनों के दोनों नियम याद कर लेना, या तो इससे इस साल किरचॉफ के नियम पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर किरचॉफ के नियम नहीं पूछे गए तो इसका तो न्यूमेरिकल पक्का आते ही आता है, ठीक है। या तो दोनों के दोनों नियम पता कर लेगा आपसे, और अगर नियम ना भी पता करे तो न्यूमेरिकल तो पक्का आने आना होता है इसका, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, सेतु, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु, ठीक से पढ़ लेना पूरा। व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है, ठीक है, इसकी रचना क्या है, क्रियाविधि क्या है, और प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, पूरे का पूरा पेपर में पूछा जाता है। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु। क्वेश्चन नंबर देखो 13 हमारा आता है, एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, विभव मापी का सिद्धांत लिखिए। क्या पूछ लेता है, विभव मापी का सिद्धांत लिखिए, विभव मापी का
सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत लिखिए 1 नंबर में। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको जो कि कई बार पेपर में पूछा गया है, यानी कि विद्युत वाहक बल, शेल के विद्युत वाहक बल और शेल के टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शेल के विद्युत वाहक बल, शेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर, टर्मिनल विभवांतर में अंतर। ठीक है, लिखिए। समझ में आया? तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये वाला क्वेश्चन पता करा गया कि शेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है। तो ये भैया विद्युत वाहक बल हमेशा नियत रहता है, लेकिन टर्मिनल विभवांतर कभी भी नियत नहीं रहता। और भी ऐसी 2-3 अंतर आपको दे देने हैं। ठीक है, ये जो विद्युत वाहक बल होता है ये मापा जाता है आपका विभव मापी द्वारा, और जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो वोल्ट मीटर द्वारा सीधे सीधे माप लिया जाता है। और भी 1-2 अंतर आप दे देना। इसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन में मैंने रखा क्वेश्चन को वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट I/2R। ठीक है, ये डेराइव करना है आपको। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ताकार कुंडलीय केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। न्यूमेरिकल बड़ा मोस्ट है इसका। ठीक है, अगर डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल तो पक्का फंसता। B बराबर म्यू नॉट I/2R का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। क्या पूछता है? एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसका उपयोग करके, इसका उपयोग करके, इसका उपयोग करके, ठीक है, सीधे तार के निकट, सीधे तार के निकट, सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। यह पूछ सकता है कि सूत्र निगमन कीजिए, वो तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन देख के। पर तार है सीधा तार, फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ भी रखा होगा, और नहीं पढ़ा तो बेस्ट तैयारी करना ठीक से। और क्या है? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I/R होता है ये। ठीक है, इसको बोला था तार वाला फॉर्मूला। क्या है ये? तार वाला सूत्र। क्या है? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I/R। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है मोस्ट, एक 17वां क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, दो लंबे, ठीक है, कोमा सीधे तथा समांतर, ठीक है, तारों के बीच, तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निगमन कीजिए, सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, और पूछता है कि भाई इसकी सहायता से, इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास 17 यहां तक। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। न्यूमेरिकल तो छोड़ने नहीं है, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। जहां तक हो सके न्यूमेरिकल हल करें, पर टॉपिक के, पर चैप्टर के, पर टॉपिक के। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 नंबर की परिभाषा पता कर लेता है कभी कभी कि भाई चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का मोस्टली क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? केवल 1 नंबर का। चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। हो सकता है कि इससे न्यूमेरिकल आ जाए 2 या 3 नंबर का। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन है आपका
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के अवयव लिखिए या अवयवों को परिभाषित कीजिए तथा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये भी एक मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयवों को परिभाषित कीजिए, या पूछ सकता है आपसे, इसी का ही आप दे सकते हो, या पूछ सकता है आपसे कि पृथ्वी के भूचुंबक के, यानी कि पृथ्वी के भूचुंबक के कितने अवयव होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। पर ध्यान देना, अगर पूछता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयवों को परिभाषित कीजिए तो 3 अवयव होते हैं, दिक्पात कोण, नतिकोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो इसके परिभाषा वगैरह सब याद करके जाना और न्यूमेरिकल भी साथ में इसके। इसके बाद देखो क्वेश्चन है हमारे पास 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या होता है, म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस काई एम होता है, और जो ये काई एम होता है आपका, यही होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, और जो म्यू आर है ये है आपके अपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, ये जो काई एम है, काई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, और जो म्यू आर है वो है अपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 21, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। फैराडे के नियम लिखिए। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। अब इस स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा के अलावा, ये तो केवल 1 नंबर में आता, पूछ लेगा आपसे कि स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, और साथ में इसका देगा एक न्यूमेरिकल। क्या देता है इसका, एक न्यूमेरिकल देता है। न्यूमेरिकल पे विशेष तौर पे ध्यान देना है आपको, किसके, स्वप्रेरण गुणांक के। तो स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल भी आपको सोल्व कर लेना जितने भी हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र निगमन कीजिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पता पूछा गया है। ठीक है, दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 क्वेश्चन है LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित कीजिए। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का डेरिवेशन नहीं आता है कि प्रतिबाधा का व्यंजक निकालना नहीं आता तो सर न्यूमेरिकल तो पूछ ही लेता। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, और वह है ट्रांसफॉर्मर पूरा पढ़ के जाना है। ट्रांसफॉर्मर की रचना, कार्य विधि, कितने प्रकार का होता है, पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्मर, इसके न्यूमेरिकल भी पूरे के पूरे पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो क्या है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित कीजिए। दूसरा हमारे पास क्या आता है, ट्रांसफार्मर आता है। ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसका, और वो क्वेश्चन होता है प्रत्येवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक, या प्रत्येवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान को परिभाषित कीजिए, इसका व्यंजक भी स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल तो
इस चैप्टर के दो मोस्ट क्वेश्चन है, एक है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित कीजिए, और दूसरा हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, इससे पढ़ लेना इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, इससे पढ़ लेना इसका न्यूमेरिकल, और एक ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल पढ़ लेने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, क्वेश्चन नंबर 26 है विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा क्या है। तो विस्थापन धारा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका वैद्युत तरंग संचरण संबंधी मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा तरंग संचरण संबंधी मैक्सवेल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो एक मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका लेंस मेकर्स सूत्र की स्थापना कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। तो या तो इसका आगा हर साल या तो डेरिवेशन पूछेगा आपसे, डेरिवेशन तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल पढ़ लेना ठीक से, न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं इसके, न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। किसके, लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए या न्यूमेरिकल। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं इसके बाद। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 29वां कौन सा आता आपका, तो क्वेश्चन 29वां है संपर्क में रखे दो, ठीक है, संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, यानी कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की, दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना ठीक से इसको, इसका न्यूमेरिकली पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निगमन कीजिए, सूत्र निगमन कीजिए, निगमन कीजिए। यह आपसे पूछ सकता है कि एक पतले प्रिज्म द्वारा डेल m इक्वल टू n-1 इंटू एक सूत्र का निगमन कीजिए, या यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि पतले प्रिज्म द्वारा, पतले प्रिज्म से डेल m बराबर n-1 इंटू ए सूत्र का निगमन कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। इसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 31, और क्वेश्चन नंबर 31 है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, कई बार पूछा गया उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैं दे रहा हूं, देखो सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, यह पूछता है आपसे दूरदर्शी का किरण आरेख, ठीक है, खींचिए। और साथ में एक आधा न्यूमेरिकल भी दे देगा, इस किरण आरेख के साथ साथ में एक न्यूमेरिकल भी दे देगा, सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख, सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख या दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, उसके साथ में आपको क्या देगा वो, ठीक है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है आधा, ठीक है। तो इसके बाद एक मोस्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 32 है, और क्वेश्चन नंबर 32 है हाई गैस के सिद्धांत के आधार पर, हाई गैस के सिद्धांत के आधार पर
हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। या तो आपसे पूछता देखो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, या तो पूछेगा आपसे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, या पूछ लेगा अपवर्तन की व्याख्या। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल तो आप इस पर रट्टा मानना ठीक से। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए। और परावर्तन की जगह वो अपवर्तन भी पूछ सकता है, इसलिए परावर्तन के साथ साथ आपको अपवर्तन भी पढ़ के जाना है कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। इसके साथ साथ पढ़ के जाना प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ऐसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की जगह दे देगा आपको अपवर्तन, ठीक है। तो दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक से पढ़ लेना दोनों क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास 33, और क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, एक पतली झिर्री द्वारा, एक पतली झिर्री द्वारा, ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप की ज्यामिति व्यवस्था, ज्यामिति व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन ये वाला भी, इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको ठीक से तैयार कर लेना, इसके न्यूमेरिकली पढ़ लेने आपको। तो एक पतली झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की ज्यामिति व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 34, और क्वेश्चन है हमारा डेली आवृत्ति, डेली आवृत्ति, या पूछ सकता है आपसे कार्यफलन को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है, आराम से पूछ लेगा, ठीक है। क्या है? डेली आवृत्ति, ठीक है, या कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। और इस साल का सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो है कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए तथा इसकी सहायता से, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए, नियमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए तथा इसकी सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो कितने नियम होते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के? 5 नियम होते हैं, और 5 के 5 नियमों की क्या करनी है आपको? व्याख्या करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन 35, द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगे क्या है? ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, इनके लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb, इस सूत्र का निगमन करना होता है आपको। तो द्रव्य तरंगे क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36 है, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। या आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों को किस प्रकार दूर किया, या बोर के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए, ठीक है। कई टाइप से ये क्वेश्चन पता कर लेता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास 37, और क्वेश्चन है 37 में देखो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 37।
7। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं आगे। तो देखो फिर तो क्वेश्चन नंबर आता है 38। कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास? 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 38 है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है, द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं 39 ले रहा हूं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। और जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है वो है सूर्य से लगातार ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 40 पर कि सूर्य से लगातार ऊर्जा मिल रही है, सूर्य से लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सूर्य से लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सूर्य से लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है, व्याख्या कीजिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ढंग से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है, कार्य करता है। सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ध्यान देना, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आता है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 42 आता है एलईडी, लेड, एलईडी की इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि ठीक है लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी की व्याख्या कीजिए, एलईडी की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन में और लिखवा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 43 है और क्वेश्चन है आपका जेनर डायोड, जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, यानी कि जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। अगर आप क्वेश्चन 44 की बात करोगे तो भैया गेट पढ़ के जाना आप, सभी गेट जितने भी गेट आते हैं यानी कि लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट, तो जितने भी लॉजिक गेट आते हैं चाहे वो तुम्हारे पास और गेट हो, एंड गेट हो या फिर नॉट गेट हो, सब के बारे में ठीक से आप पढ़ के जाना, जितने भी लॉजिक गेट हैं। ठीक है, तो ये है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने हुए? 44 पूरी 12th क्लास फिजिक्स के। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।